अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग में, जहाँ 17 साला इशाल फातिमा को 4 मुल्ज़मान हालत गैर में हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो जाते हैं। ये खबर आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैलती है और पूरा पाकिस्तान इंसाफ की डिमांड करता है। इस कहानी के पसे पर्दा हकीकत क्या है, कहानी का दूसरा रुख क्या है, आज पकड़ होगी जंग में। ये नाज़रीन, इस वक्त मैं इशाल फातिमा के आबाई गांव शाह जीवना जंग के करीब मौजूद हूँ और कुछ देर पहले इशाल फातिमा की तदफीन की गई है। और इस वक्त इशाल फातिमा के घर आए हैं DPO और MPA नून लीगी रहनुमा राणा बिलाल साहब। उनसे आगे अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सारे मामले में अभी तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, मरियम नवाज साहिबा के क्या ऑर्डर है, और उनकी फैमिली से बातचीत करते हैं कि उनका सारे मामले में क्या स्टांस है। ये नाज़रीन, 17 साला इशाल फातिमा के वालिद मोहतरम मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब DPO साहब आए हैं, साथ MPA राणा बिलाल साहब थे। मैंने जितनी उनसे बात की उन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया, कोई मुतमिन नहीं किया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्या किया है। आप क्या चाहते हैं, क्या मामला बताएं। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ हो। हमारे साथ जुल्म हो गया। हमारी बच्ची 4 तारीख से घर से गई और 8 को उसकी डेथ होगी। 3 दिन वो अस्पताल में बेहोश रही। अच्छा, 4 तारीख को कब गई, वो थोड़ा सा शुरू से बता दें, क्या मामला क्या हुआ। 4 तारीख को अपना रोल नंबर स्लिप लेने देखी, उसके फर्स्ट ईयर के पेपर थे। अच्छा। 15 तारीख को। अच्छा। उसके बाद वो उसके फ़ोन नंबर भी बंद हो गए। अकेली घर से गई थी। सानू मोड़ नंबर 6 तारीख को मैसेज आया कि बच्ची थोड़ी हस्पताल दे दाखिल है। असी उत्थे गए, उसे मियाँ बीवी उत्थे कोई ना आई। उस तो बाद जनाब असी उत्थे उन्हें दसिया DHQ चली गई। DHQ गए, उसे वो 6 तारीख आई। वो जनाब वो उत्थे नमदा 2 दिन हो रही, उन होश कोई ना आया, ना साड़ी कोई उहदे नाल गलबात हो सकी, ना कोई होंदा करने भाई कोई गलबात करने, साड़ी कोई गलबात ही ना हो सकी उहदे नाल। उस तो बाद 8 तारीख को उहदी डेथ हो गई। अच्छा, जो इशाल गई है करो उस टाइम रात को फिर कोई फोन करते रहे, नंबर बंद सी या राब्ता नहीं होया? और नंबर बंद कर दिता है, जब सानू मैसेज होता आया उस बाद नंबर उन्हें कोई नहीं बंद कर दिता। करो कितने बजे निकली थी? फिर वो तकरीबन 1 बजे को निकली थी, 12-1 बजे को निकली। 12-1 बजे। हाँ। तो उस तो बाद फिर नंबर किस टाइम बंद होया? उसका नंबर दूसरे दिन बंद हो गया था, राब्ता नहीं हो सका। जिस दिन गई उस दिन रात को तुम फोन करते रहे? हाँ, वो बंद आई नंबर होता पहले दिन जिस दिन गई उस दिन बंद हो गया नंबर बंद। हाँ। फिर तुम पुलिस सैटेलाइट थाने ते कराई FIR? जी हाँ। फिर जो अली अहमद अस्पताल आके सट गए ना। अच्छा। ते अगू नमदा गई है नमदा सिविल अस्पताल। अच्छा। उत्थे जले गई है ना, ते असी उस तो बाद नमदा उत्थे 7 तारीख को कराई। अच्छा, जेडे पुलिस कह रही है उन्होंने जी मैडिकल रिपोर्ट दी थी, वो कह रही कि बच्ची नाल ज्यादती नहीं हुई। नहीं, जले पोस्टमार्टम वाले या कह देना रैप होया, ते दुआ नमदा सानू जो पोस्टमार्टम वाला हो सका देना रैप। जो तुम हॉस्पिटल गए डॉक्टर ने की उस टाइम क्या था? डॉक्टरों ने जो मेडिकल रिपोर्ट लिख के थे उन्हें भेज दी थी। अच्छा। अच्छा, पूरा पाकिस्तान इस टाइम इशाल फातिमा को सपोर्ट कर रहा है, खड़ा है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। बड़ी जुल्म होया, ज्यादती हुई है। सारे जिन्हें भी पाकिस्तान भरते नौजवान ने, बीबियां ने, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मरियम नवाज साहिबा वेख रही ने, तुसीं उन्हां नूं की कहना चाहोगे? ते जेह्ड़े DPO आया है, MPA ते वजीर आ रहे हैं, किन्ने मुतमिन हो कि ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कारकर्दगी की हाली तक ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? कोई नहीं अभी तक असं मुतमिन नहीं। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ नहीं? सानू कोई नंबर इन्होंने सही साढ़ा फैसला ना हाले तक उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन कोई बेहतर कर ही नहीं रहे। कर ही नहीं रहे। मुलजम उन्होंने 4 फड़े ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ इंसाफ की डिमांड कर रहे हो? उन्होंने इंसाफ करने के साढ़ा नंबर जो साढ़े नाल जुल्म होया ना, वो सानू इंसाफ मिलना चाहिए। मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुँचाया। 4 तारीख को अगवा हुई है, 4 को उनके पास रही है, 5 को उनके पास रही है, 6 को उनके पास रही है, 7 तारीख को 9:30 बजे वो
अली अस्पताल में छोड़ के भाग गए हैं। गाड़ी की नंबर जेली प्लेट है। 5 दिन जो रही है वो क्या करते रहे बच्ची के साथ। 5 दिन के बाद जब हम उधर गए हैं तो ये तो पुलिस वाले को तो छोड़े, मेडिकल में जो भी डॉक्टर थे वो कह रहे थे रेप हुआ है। अब रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो गया। किसके कहने पे चेंज हुआ है? एमएस को ख़रीदा है, जिसको भी ख़रीदा है। अब जो ये कह रहे हैं कि उधर रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट तो वही जाएगी ना जो ये भेजेंगे, उसका रिज़ल्ट आएगा ना, नई रिपोर्ट तो नहीं आएगी। तो इन्होंने वो जो मुल्ज़िम है उनको तो पूछ ही नहीं रहे। गज़नफ़र कुरैशी है और ये है पूरा। इन्होंने आप मेडिकल देखें ना, उस पर उसने पूरी ज़िमनी लिखी है। डॉक्टर का क्या काम है ज़िमनी लिखने? हमें क्या इंसाफ मिलेगा जब पूरा रिज़ल्ट ही उन्होंने चेंज कर दिया। अभी डीपीओ साहब आए थे, बिलाल साहब आए थे, वजीर हमने उनको बताया, बिलाल साहब को भी बताया, उनको भी बताया भी 4 दिन किसी की बेटी हो। ये जो कह रहे हैं मरियम साहबा ने तो हुक्म दिया हुआ है कि गरीब से गरीब आदमी की भी बेटी में हो, उसके पास भी रेप हो तो आप मौके पर पहुँचे, बंदे पकड़े। मरियम नवाज का तो हम बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने एक कानून तो बनाया, लेकिन अगर एमपीए तो ये मालदार या करें तो गरीब को तो फिर कोई हक नहीं मिलेगा। फिर हमें इस कानून का कोई फ़ायदा नहीं। आप क्या इंसाफ क्या डिमांड कर रहे हैं? हम तो मरियम नवाज से ये रिपोर्ट करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मेडिकल पूरा चेंज हो गया, 4 दिन उन्होंने हमारी बच्ची को रखा, किस लिए रखा है? अगर उन्होंने रेप नहीं किया तो क्या किस लिए रखा है? फिर वो छोड़ के गए हैं, वीडियो आ गई है उन तीनों आदमियों की। फिर गाड़ी का नंबर जेली प्लेट है। अगर वो पाक थे तो उन्होंने जाली का नंबर प्लेट क्यों चेंज किया? SHO भी उनके साथ मिला हुआ। SHO तो उम्मीद धमकियाँ दे रहा था कि उसके बाप को कि आपको गाड़ी में बैठाते हैं, ले जाते हैं। और इंशाअल्लाह हम रोडों पे भी आएंगे, मरियम नवाज साहब की दफ्तर भी जाएंगे अगर हमारी ना सुनी गई। पहले तो आप डॉक्टरों से पूछें। डीपीओ ने आपको क्या अपडेट दिया अभी तक? उसने क्या बताया? डीपीओ ने तो कहा तफ्तीश हो रही है, हम बेहतर करेंगे। तफ्तीश हुई है? क्या अपडेट कुछ हुई है? भी इतने नहीं। दिन हो उसने गए, क्या जैसे किया है? आपने भी इंटरव्यू लिया ना डीपीओ साहब से, उन्होंने कहा है कुछ नहीं। हाँ जी, हमें भी यही कह रहे हैं। SHO तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो कल हमें कहेंगे कि आपने मार दिए बेटी। हम किसके पास जाए इंसाफ के लिए? मरियम के अलावा हमारे पास कौन है जिसके पास जाए? जो मेन मुल्जिम है वो खलील है, खलीलुर रहमान। हाँ खलील रहमान। तो वही शेख का सक्का बन जाए, उसकी बीवी का रिश्तेदार है, वो इंसाफ हमें मिलेगा। जी नाज़रीन, इशाल फातिमा के मामू जो सारे मामले को देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है, बड़ी सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा बताएं कब इशाल गायब हुई और क्या मामला क्या हुआ? जिस तरह हम उसको ढूंढते रहे हैं उसमें मसला आ जाता है। जो लोग कुछ हमारी तरह देहाती या कुछ वो लोग होते हैं वो समझते हैं कि किस तरह अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। हमारी जो रिपोर्ट रजिस्टर्ड रिपोर्ट लेट हुई उसकी वैध रीज़न ये थी कि हो सकता है कि वो लड़की हमें खुद मिल जाए और हमें किसी थाने कचहरी में ना जाना पड़े और हमें किसी को ये बताना ना पड़े, ताकि बात किसी के नोटिस में ना आए या लोगों को पता ना चले। हम अपने तौर पे उसको ढूंढते रहे हैं। जब हमें नहीं मिली तो उस टाइम हमारी खैर ना मिलने वाली तो बात थी नहीं, क्योंकि ढूंढ रहे थे और ढूंढने के दौरान ही हमें उस मैसेज आ गया कि आपकी बेटी तो बेयार और मददगार या लावारिस तौर के ऊपर अली अहमद हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। आपको किसका मैसेज आया? वो उसकी कोई एक फ्रेंड थी, दोस्त थी, उसका मैसेज है। वो नंबर भी हमने पुलिस को उसी टाइम दिए कि आप इन नंबर को चेक करें या इनको आप वो रिपोर्ट करें या इनको पकड़ें कि इसमें ये कौन है, इनको कैसे पता चला है कि वो लड़की अली अहमद हॉस्पिटल में पड़ी है। तो जब हम अली अहमद हॉस्पिटल गए तो उस टाइम वो 1122 वालों को उन्होंने बुला के तो वो उसको DHQ शिफ्ट कर चुके थे। तो जब DHQ गए हैं तो तब जब हमने जाकर अपनी बेटी को देखा तो फिर उसकी तो खैर हालत भी गैर थी, बेहोश थी, उसके कपड़े ख़राब थे, उसके जिस्म के ऊपर निशान थे, गले के ऊपर निशान थे। तो उस टाइम फिर वो हमें तो वो जब मिली है उस टाइम तो वो बेहोश हालत में थी। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती के वो शवाहिद भी मिले, ये कह रहे हैं पुलिस। मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर तो हमारी तो अब ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि केस जिस तरह ये सूरत हाल बना रहे हैं डॉक्टर हजरात बना रहे हैं या कोई उसमें जो महकमा इसके ऊपर तफ्तीश कर रहा है वो बना रहे हैं, कि ये ना हो कि कल को ये कहें कि ये तो इन्होंने सारा मामला ही खुद किया। हमें तो अब ये फ़िक्र हो रही है कि जब स्टार्ट हुआ है, जिस टाइम जो पहली रिपोर्ट हुई है उस टाइम जो डॉक्टर रिपोर्ट कर रहे हैं वो वर्बली हमें ये बता रहा है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। अच्छा, डॉक्टर ने बताया जो इब्तदाई तौर पर जिस टाइम उसकी डेथ हो गई, पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें एक जो तफ्तीशी है उसका नाम राना शरीफ या कुछ गालिबन इस तरह का नाम है। अच्छा, जो उसकी वो अपना जो पोस्टमार्टम करता है, ये भी हमारे जहां का अलमी है कि यहाँ पे जो फीमेल का पोस्टमार्टम करता है वो मेल करता है, जो
पोस्टमार्टम करता है वो मेल करता है, और उस मेल ने उस टाइम निकल के बताया कि आपकी लड़की के साथ अपना रेप हुआ है। अच्छा, उस मेल ने भी यही हाँ, बताया? उसने भी यही बताया। अच्छा, हम तो अब ये अगर नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं हुआ, तो हम तो अल्लाह के शुक्रगुजार होंगे कि हमारी बेटी की डेथ हो गई है, लेकिन कम अज़ कम हमारा ज़मीर तो मुलामत नहीं करेगा कि उसके साथ यार कोई दरिंदों ने कोई दरिंदगी की है। लेकिन जो मौके के ऊपर हालात थे, जो वाज़ेह हालात थे, उसमें तो सारी शोमेंट यही थी कि उसके साथ रेप हुआ है, वरना हम तो पहले इसको दबाने अपने तौर पे भी खामोश होने के लिए और करने का भी, यार हमें किसी को बताना ना पड़े या हमें किसी के साथ ये शेयर ना करना पड़े कि हमारी बेटी, मासूम बेटी के साथ, उसकी जिस तरह की वो 17 साल उसकी एज थी और जिस तरह की वो लड़की थी, हमारे पूरे फैमिली में ऐसा कोई वो बच्चा था ही नहीं जिस तरह की वो थी। बिल्कुल अल्लाह ने हर एक दे जान भी देनी है, मरना भी है, लेकिन जिस तरह की वो थी हमारी फैमिली में कोई ज़हीन नहीं। बच्ची थी। ज़हीन बच्ची थी, प्यारी बच्ची थी, बड़ी पंक्चुअल थी पढ़ाई के मामले में। डीपीओ आया यहाँ पे, उनके साथ डीपीओ साहब के वज़ीर राना राना बिलाल साहब आए हैं, डीपीओ साहब हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे दुख को शेयर अपडेट किया। क्या दिया, क्या इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने हमारे मुझे भी वो सही जवाब नहीं दुख दिया को उन्होंने शेयर किया, हमारी तरफ आए हैं। उन्होंने कोई हमें अपडेट नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये अपडेट बताई कि 4 मुल्ज़िम हमने पकड़े हुए हैं। वो तो 4 दिन हो गए उसको। हमने भाई उनको कस्टडी में लिया है या हम इंटरोगेशन कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, बहरहाल मुल्ज़िम हमने ट्रेस कर लिया है, गाड़ी भी पकड़ ली है, गाड़ी भी पुलिस स्टेशन में खड़ी है। तो बाकी जो है उसके बाद उसके अलावा उन्होंने हमें कोई अपडेट ऐसी दी नहीं। यकीन दहानी कराई कि इतने दिन में आपको जी इंसाफ मुहैया हाँ, करेंगे? जो MPS साहब थे, बिलाल साहब आप बता रहे हैं, मुझे तो उनका नाम का नहीं पता था। जी, तो उनके साथ हमारी खुली वो कन्वर्सेशन हुई, क्योंकि वो पब्लिक फिगर थे। हमारे दिल में भी जो बातें थी, हमारे भाई हैं इमाम शाह, हम मेरे कज़न हैं, उनके वालिद साहब हैं इरशाद शाह, फ़खर शाह, हम सारों ने मिल के उनके साथ बड़ी जो हमारी दिल्ली आवाज़ थी, हमने सारी उनसे बातें डिस्कस की हैं। उनको बताया है कि आप डॉक्टर हिना को पहले चेक करें कि उसने हमारे साथ किया है। डॉक्टर रहीना है, उनका क्या किरदार है? डॉक्टर हिना जो पहली रिपोर्ट बनाई, डॉक्टर हिना साहबा ने बनाई है। अच्छा, और उन्होंने इतना हमारे पेशेंट को चेक नहीं किया जितने उन्होंने डिटेल के साथ रिपोर्ट बनाती रही है ना। अच्छा, यानी कि उनका तो काम था पेशेंट, और DPO साहब ने बताया कि मेरी बात हुई है डॉक्टर हिना से कि पेशेंट की क्या सूरत हाल है, तो उधर कहा है कि हम पेशेंट आपका स्टेबल है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, और अगले दिन ये DPO साहब की ज़बानी है कि जिस दिन वो डेथ हुई तो फिर मैं खुद शॉक में आ दूँ कि ये तो बता रहे थे कि पेशेंट स्टेबल है। अच्छा, तो इतनी उन्होंने हमारे पेशेंट के ऊपर तवज्जो नहीं दी जितनी उन्होंने रिपोर्ट के ऊपर तवज्जो दी। पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन है? हम तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से क्या मुतमईन हो सकते हैं? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन समथिंग डिफरेंट है, पुलिस की रिपोर्ट डिफरेंट है। वो और CCTV, ये तो शुक्र मैं करता हूँ, मैं रात को सोच रहा था, ये तो शुक्र है कि CCTV फुटेज आ गई है, वरना तो सवाल ही नहीं पैदा होना था। CCTV फुटेज नहीं होती तो इन्होंने तो कहना था कि ये लड़की तो इसको तो आप लोगों ने खुद इसको साथ कुछ कर लिया या इससे अपने साथ खुद कुछ कर लिया। ये तो CCTV फुटेज है जो अब तक हमें सपोर्ट कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन नहीं है, हॉस्पिटल की अभी हमें मेडिकल रिपोर्ट बात से सुने मुतमिन ना, नहीं है। हमें इन्वेस्टिगेशन उनकी का पता ही नहीं चला। कुछ किया नहीं, ये कह रहे हैं। नहीं किया नहीं, हमें उनकी बता नहीं रहे। इन्वेस्टिगेशन का पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। वो हमें कोई इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ शेयर होगी तो हम बताएंगे। जो लड़की पड़ी थी, जो दरिंदों से नोची हुई पड़ी हुई थी, और वो उसको देखने के अलावा उनकी क्या माँ बाप की क्या हालत होगी। और उस टाइम SHO उनको हरास कर रहा था, वो उन्हें कह रहा था आओ गाड़ी में बैठो, आओ। इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि SHO उनके साथ क्या बिहेव किया। बदतमीजी, जाहिलाना रवैया। बिल्कुल बजालाना रवैया किया। और वो उस टाइम हाँ, जो टोटल काम हुआ है उसके साथ ये इन्होंने एप्लीकेशन खुद लिखी है और उससे अंगूठा लगवाया है, उसके वाले से साइन करवाया। अच्छा, पुलिस ने खुद लिखी जी, है जो application? पहली FIR हुई है, अच्छा, वो उन्होंने खुद की है, खुद उसके ऊपर करवाया है, खुद इन्होंने वो रिपोर्ट की है, खुद इनसे वो अब उन्होंने उसके वालदा के ऊपर का नाम लगा के वालदा दिखाया कि अब देखिए कि हर एक की बच्चियाँ हैं कि किसी को पीरियड के दौरान उसकी इतना ब्लड ज़ाया हो गया कि उसका HB 3 पे चला गया। ये भी कभी पॉसिबल हुआ है? अच्छा, जो क्यासरा ये की जा रही है कि बच्ची को पिल करवाई गई थी, उसमें वो आपको कितना कंफर्म हुआ कि उस बात में सदाकत है कि? मुझे बताया कि हमें तो कंफर्म होना था लड़की से। जी, लड़की इस दुनिया में रही नहीं। और पुलिस जो है, पुलिस मुल्ज़िमों की स्टेटमेंट को वैलिड कह रही है हमारे सामने कि कोई भी अगर स्टेटमेंट, मुल्ज़िमों की स्टेटमेंट है ना, मुल्ज़िम की। अब जिस बंदे ने एक क्राइम किया उसकी स्टेटमेंट में वज़न है, और जो उसके वालिदैन है, मुझे तो ये लग रहा है कि उनकी बात में वज़न नहीं है। यार नाज़रीन, 18 साल इशाल फातिमा के घर के बाहर में मौजूद हूँ जंग में,
और इलाका मकीन जो उनके नेबर्स हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। सर बिल्कुल साथ वाला घर है आपका, थोड़ा बताएं क्या इशाल बड़ी जहीन पढ़ने वाली बच्ची थी, क्या मामला था सारा? स्टूडेंट ही लगती थी, बस कभी कभार मतलब यहाँ निकलते हुए देखते थे रिक्शे में आना जाना, मतलब स्कूल का। अच्छा बाकी कोई ख़ास मतलब हमारा भी इतना आना जाना नहीं था, सैयद थे वो, अच्छा पर्दा करते थे। अच्छा। हम भी ज़्यादा मतलब कोई नहीं इतना आते जाते थे। अच्छी फैमिली थी, शरीफ लोग हैं यार। तो आखिरी बार फिर कब आपसे कोई बातचीत हुई, क्या मामला हुआ? नहीं कोई नहीं, बस कभी कभार उसके बाप के साथ मुलाकात हो जाती थी इधर ही, दुआ सलाम बस। कितने बहन भाई हैं ये मेरे ख्याल में 3 भाई हैं, 2 इधर ही रहते हैं और 2 उधर गांव में रहते हैं। एक बैर सुनाए रहता है और अच्छा। एक ये बच्ची थी इशाल फातिमा। अच्छा, 2 भाई गांव में रहते हैं, हाँ एक जी। भाई बाहर होता है और हाँ। इशाल इधर रहती थी। और उसका अब्बू भी इधर ही रहता था। अच्छा, हाँ जी, और अम्मी अब्बू और एक ये लड़की इशाल फातिमा। तो मोहल्लेदार आना जाना कैसा है यहाँ पे, सब कुछ ठीक था? ठीक थे, शरीफ लोग थे। कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम इधर पिछले 7 साल हो गए। तो आपकी तो एज फैलो थी इशाल, कोई थी आप दुआ सलाम सारे मोहल्ले में घर आना जाना? नहीं, आना जाना तो नहीं। आपको कब पता लगा गुमशुदगी का? मैं तो उसी दिन पता लगा था, इधर एम्बुलेंस आई थी। जब वो फौत हो गई है, उससे पहले जब लापता थी, गुमशुदा थी, तब नहीं कोई पता लगा? नहीं, इशाल फौत हुई है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आप लोग जानते थे उन्हें, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बस इतना जानते थे, हम इधर ही मतलब कभी गुजरते हुए देख लेते थे, बाकी हमसे उनका कोई मतलब वो नहीं था। हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं ना अच्छा इधर से, क्वेटा से शिफ्ट हुए हैं हम यहाँ पे। अच्छा। अभी अभी मेरे हस्बैंड आर्मी में होते हैं, अच्छा तो रिटायर्ड हुए हैं, तो हम अभी अभी शिफ्ट हुए। हमारा बस देखते हुए चलते हुए हो जाती थी मुलाकात कभी, तो इतना हम स्कूल जानते कॉलेज नहीं। जाते जाते हुए आपने उसे देखा था? हाँ, बस इधर गुजरते हुए कभी रिक्शे पे बैठते हुए बस देखा है हमने। और अफसोस हुआ, बेटी थी और नहीं होना चाहिए था ऐसा। जब गुमशुदा हुई तब आपको इलाके मोहल्ले में कुछ पता नहीं, चला? किसी को कुछ पता नहीं जब फौत हुई था। है जब तब- डेथ हुई है तो उसके 3-4 घंटे बाद जब वो नहला रहे थे तब हमें पता चला है और हम गए। यह नाजरीन जो 4 मुलजमान हैं इशाल फातिमा के कत्ल केस में, एक मुलजिम उमैस उसके घर के बाहर मौजूद हैं, और अब अंदर चलते हैं और उनके अहले खाना से बात करते हैं और उनका सारे मामले पर मौक़िफ़ जानते हैं कि असल मामला है क्या। घर बैठा सी नाश्ता करदा अच्छा, ते उमैस? उमैस ਉਹ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਹਸਨ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ अच्छा यार ऐसा तरह मामला है बच्ची है ते लड़की है अच्छा तू 1 मिनट आ यार ਉਹਦੀ तबीयत खराब है तू अपनी अम्मी ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ औरत होनी चाहिए ਸਾਡੇ ਨਾਲ अच्छा ਇਸ ਆਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ अम्मी ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਾ अच्छा ਮੈਂ ਆਨਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ अच्छा ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ अच्छा ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ अच्छा ਬਸ ਐਜ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ अच्छा ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਦਾ अच्छा ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਉਮੈਸ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ FAIT ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਣ ਕੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਸਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਹਸਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ अच्छा ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ अच्छा ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ हसन भी शरीफ आदमी? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ अच्छा, हसन भी नाल सी ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਸਨ ਦੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਸੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੜਕਾ ਹਸੀਬ? ਹਸੀਬ ਉਹ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਦਿਓ ਸਕੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਮਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ
ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਇਹ ਹਸੀਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਹਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ, ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਨੇ ਕਾਲ- ਹਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਂ। ਹਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਮੈਸ ਨੂੰ। ਮੈਚ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਹੀ ਨਾ, end ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਗਏ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਗਏ ਨੇ ਗਾਉਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਪਿਆ ਖਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਹਸੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਬ ਮੇਰਾ ਨੇ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਅੰਧੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਬਕੌਲ ਹਸਨ ਦੇ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤਦੀਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਸਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ, ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਲੀ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ। ਕੁੜੀ ਚੀਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਸਨ ਜੀ ਦਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਸੀਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ? ਹਸੀਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹਸੀਬ ਵੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਸੀਬ ਵੀ ਖਪਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਚੀਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਮੇਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਦੇ ਹਾਂ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਪਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਹਸੀਬਾ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ, ਕੋ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ 8 8:30 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਰਾ ਬੇਲੀ ਨਾ ਯਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ। ਹਾਂ, ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਆਦਾ ਅਮੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਈ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੋਹਰੇ ਮੇਰੇ 2 ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, CCD ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਬੈਂਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਰਾਂ ਤਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਬਈ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਚਾਣੀ ਹੈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਮਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਹਸਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਸੀਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ 3 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸੀਬ ਹੀ ਗਏ, ਉਮੈਸ ਹੀ ਗਏ, ਹਸਨ ਹੀ ਗਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਹਸੀਬ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਸੀਬ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਸੀਬ ਹੋਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਮੈਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਚਾਉਣ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ DHQ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਦਾ ਵਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੋ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਐਸਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ
ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਐਨਏ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਗਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਲੜਕੀ ਸੁਣਿਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ FIR ਸੀਗੀ ਅਗਵਾ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ SHO ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹੀ SHO ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਬਾਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਨ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ, 4 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਰੋਟੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਬਸ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਸੀਡੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹਸਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਲਪ ਉਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਨਾਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਹਸਨ ਨਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਹਸਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ बाप कितना एक हो गया दुनिया को। आप ये कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? मुझे यहाँ भाई जब से पैदा हुए यहीं से रहा। हसन को जानते हैं आप? जी जानते हैं, बस सलाम दुआ रखी हुई थी बस। मोहल्लेदार है? जी मोहल्लेदार दोस्त है। कैसा इंसान था? भाई अच्छा इंसान था। उसका इस सारे मामले में क्या किरदार है? कुछ भी नहीं, बस वैसे दोस्तों की यारों में फंसा गया वो भी। कैसे फंस गया? बस दोस्ती यारी में उनको उधर ले गया, वो फंस गया ऐसे। नहीं, किधर ले गया थोड़ा बताया ना आप। नए शहर वाले साइड में कोई कह रहे हैं, सुनने में आया भाई ले गया। नहीं, दोस्ती यारी में फंस गया या उसने अगवा किया या उसने जुल्म किया? या नहीं, जुल्म उसने कुछ भी नहीं किया, उसने वो लड़के इस तरह के आए। तो क्या किया? उसका क्या किरदार है सारे मामले में? पता नहीं अब। नहीं, जैसे उसकी वालदा फरमा रही है कि वो हॉस्पिटल लेके गया, उसने मदद की है, वही मदद की है, हॉस्पिटल वगैरह लेके गया। तो हसन किसका दोस्त था? हसन उन्हीं का, चारों जो पकड़े गए उन सारों का दोस्त। चौथा हसन ही था ना? बाकी 3 को हसन जानता था? हाँ जानता। तो ये कैसे मामला हुआ? हसन तक कैसे बात आई और हसन कैसे बीच में इन्वॉल्व हुआ? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हसन बाबू भाई लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी वो पकड़ा गया उसके बाद। तो ये जो मामला है कि पिल वगैरह पार्टी की हुई थी, उसमें हसन भी था? हाँ साथ था भाई। हाँ हसन भी साथ ही था, पार्टी में हसन भी था। अच्छा, तो हसन कहाँ पढ़ता है, क्या करता है? पता नहीं, गाड़ी होते हैं मेरे वेले पढ़ता नहीं है? पढ़ता है। उमैस हसन का दोस्त है या तीनों हसन के दोस्त हैं? खलीलुर रहमान भी दोस्त है और बाकी सारे लड़के भी दोस्त हैं? हाँ दोस्त एक दूसरे के। ये सारे दोस्त हैं? जी। ये सारे कहाँ उठते बैठते थे? क्या इनका ये नशे नुशे करते हैं ये सारे? हाँ ये नशे नुशे करते हैं सारे लड़के। हाँ। और वो जो इशाल फातिमा है? पता नहीं, मुझे इसका नहीं पता।
यार हाज़िर इस वक्त मैं खलीलुर रहमान जो मरकज़ी मुलज़िम है इस सारे वाक़े का, उसके घर के बाहर मौजूद हूँ और उसके वालिद साहब अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं और मेरी उनसे मुलाकात हुई है और उनका कहना है कि ये मेरी दूसरी बीवी में से मेरा बेटा था और इसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं दुआओं पर हूँ और मैं दुआ कर रहा हूँ कि अगर मेरा बेटा बेकसूर है तो वो बच जाए और अगर वो कसूरवार है तो उसको सज़ा हो। मैं सिर्फ अल्लाह के ऊपर मैंने ये सारा फ़ैसला छोड़ा है। ये उनके घर के बाहर मैं बिल्कुल खड़ा हूँ और जो खलीलुर रहमान है उसके जो मोहल्लेदार हैं वो क्या कहते हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। खलील पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो ठीक है? इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो बच्चा काफ़ी अच्छा था, सुलझा हुआ था, उसके बात करने का तरीका वैसे भी ना काफ़ी इनोसेंट लगता था। हालांकि मैं ऐसे एक वलीमे में मिला भी था 5 तारीख को, तो वैसे वो यहाँ रहता बहुत कम है, मेरी मुलाकात उससे बहुत कम ही होती है। ज़्यादा मेरे ख्याल में लाहौर रहता था वो। अच्छा। तो उससे उन्हें पूछा था, कह रहा है मैंने BS कर लिया है। अच्छा। तो उससे बात हुई है, फिर बस खाना खाया है, वापस आ गया। BS किस में कर रहा था? पता नहीं, मैं मीडिया में कर रहा था, मैंने पूछा। हाँ, तो उसके अलावा वो यहाँ रहता ही बहुत कम था। यार हमारा मोहल्लेदार है इधर, तो लड़का शरीफ था बिल्कुल, ऐसी हमने कोई बात देखी नहीं है उसमें। बाकी अब ये जो है ये जो हमने खुद सुना है, मैं तो गांव था, आया हूँ, देखा है उनकी गाड़ी ले गए हैं, बाकी ये जो उन्होंने बात की है। ऐसा जो मामलात होते हैं पता चल जाता है कि ये लड़का इसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना बड़ा जुर्म कर सकता है, या वो सिर्फ नशे टपे करता है, या वो सिर्फ एंजॉय करने वाला लड़का है। पता चल जाता है ना कैपेसिटी का। जो नशे वगैरह की बात है, हमने इधर कभी नहीं देखा उसको ये सब करते हुए भी। बाहर महल्ले के कोई कुत्ता हो या उसके ऐसे दोस्त हों, उसके दोस्त वगैरह भी इधर कोई नहीं आता था ऐसा, तो कोई भी। बाकी बाद में कोई बात हुई है उनकी तो वो हमें पता नहीं है भाई। तो आपको क्या लगता है कि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो ठीक है कि गलत है? अगर एक महल्लेदार के सीट से देखें तो यार हमने देखा नहीं अपनी आंखों से, फिर तो ये गलत है। बाकी जो पूरा पाकिस्तान कह रहा है और जो वो उन्हें गिरफ़्तार किया गया वो तो और मरकज़ी मुलज़िम है, वो सारे देखा, गाड़ी इनकी थी वो मैंने खुद देखा है। तो शायद इनके दोस्तों का, इसके दोस्तों वगैरह ने किया हो, ये साथ मुलव्वस हो, या गाड़ी मांग लेते हैं दोस्त, ऐसा कुछ हुआ हो तो वो पता नहीं भाई। खलील पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कितनी सदाकत है उनमें? खलील पे इल्ज़ामात लग रहे हैं सर, मुझे लगता है उनमें सच्चाई है कुछ। अच्छा जी। कैसे कह रहे हैं आप? क्यों सुनने में आ रहा है कि लड़की पर जो उसके साथ रिलेशन था उसके साथ गई ये वो, तो बाकी इंटरनल तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ऊपर से लोग से कुछ सुन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं उनके साथ कुछ सच हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि जो इल्ज़ामात है उनमें सदाकत है? सदाकत है भी सही है, नहीं है, अब इंटरनल तो हमें कुछ नहीं पता। ड्रग्स वगैरह करता था वो, पिल्स वगैरह पार्टी? हमारी उनके साथ इतनी बैठक नहीं थी, मैं तो अपनी स्टडी में मसरूफ़ होता था, कभी कभी आ जाता था, कभी कभी नहीं। अच्छा, कोई नशे वगैरह कोई करता था? नहीं, हमारे सामने तो कभी कुछ नहीं किया, हमारे सामने बिल्कुल बहुत अच्छा लड़का था, आता था और इतना भी कुछ नहीं था। क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड थी? या हमें तो इसका नहीं पता। लड़की वाला सारा मामला हुआ, आपको क्या लगता है जो इल्ज़ामात लगे हैं ठीक लगे हैं गलत लगे हैं? वो खुद इकरार कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि जो इल्ज़ामात लगे हैं वो ठीक लगे? हाँ, अगर वो इकरार करते हैं ठीक है जी, बिल्कुल। ये नाज़रीन जो मोहल्लेदारों का मौक़िफ़ है ये आपके सामने है, वो क्या फरमा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। और खलीलुर रहमान जो मरकज़ी मुलज़िम है सारे मामले का, इस सारे केस का, उनके घर आए, उनके वालिद साहब से बातचीत की और उनके मोहल्लेदारों का क्या कहना था वो आपके सामने है, बाकी फ़ैसला आपने करना। इन्वेस्टिगेशन चली है, क्या बाहर आया? अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें जायज़ा लेना पड़ता है और वक्त से पहले बात करने से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होती हैं चीज़ें। तो इन्वेस्टिगेशन जाना चाह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस केस की तरफ देख रहा है, आप थोड़ी अपडेट दें कि चारों लड़के जो पकड़े गए हैं मुलजमान वो कसूरवार हैं। मेडिकल रिपोर्ट में जैसे वो बता रहे हैं कि नहीं आया कोई ज़्यादती के शवाहिद, उस हवाले से क्या मौक़िफ़ क्या आपका, पुलिस की क्या अपडेट है? जी, पुलिस कोशिश कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो मेरिट होगा इंशाल्लाह उसके मुताबिक इसको डील करें। अभी तक इतने दिन हो गए हैं, पुलिस किसी नतीजे में नहीं पहुंची? नहीं, बहुत सारे दिन नहीं हुए, अभी केस को रिपोर्ट हुए तीसरा दिन है, तो इंशाल्लाह हम इस पे सही नतीजे पे इंशाल्लाह। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादातर अवाम ये डिमांड कर रही है कि अवाम हम पे एतमाद करे, चारों मुलजमान को CCD के हवाले करें, अवाम हम पे एतमाद करे। तक पंजाब पुलिस और CCD एक हैं, दोनों हमारे पंजाब पुलिस के विंग हैं
और CCD के ऊपर कौम का अतमाद है, हमें इस चीज़ पे खुशी है। इनडायरेक्टली ऐसे ही है जैसे वो पंजाब पुलिस के ऊपर अतमाद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम इसकी डेप्थ तक जाएंगे, अंदर तक इस केस को देखेंगे और जो हक और इंसाफ होगा उसके मुताबिक। मुल्ज़मान ने कोई इतराफ़ी बयान दिया अभी तक? क्या बयान जी, दिया? इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। कोई डिस्क्लोज कब तक आप बयान देंगे, मीडिया में आएंगे, सबको बताएंगे? जी बिल्कुल, जल्दी इंशाल्लाह जल्दी। फिर कोई इंसाफ, जैसे फैमिली इंसाफ इंशाल्लाह 100% इंसाफ होगा। उनको इंसाफ हम सब मिलेगा। बच्चियों वाले हैं, मेरी भी बेटियां हैं, ये भी मेरी बेटी थी जो दुनिया से चली गई है। इस इंशाल्लाह बिल्कुल इसे अपनी बेटी समझ के, अपनी बेटियों की तरह इसके साथ भी इंसाफ हो। अभी तक कौन कसूरवार आया? कहा जा रहा है मरकज़ी जो मुलजिम है वो खलील है। हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं नहीं अभी बता सकता। अभी कुछ भी नहीं बता सकते। चले जी राणा बिलाल साहब, आप तो स्पेशल आए हैं जी। CM मरियम नवाज साहब का बड़े क्लोजली देख रहे हैं सारे टॉपिक। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस क्या आएंगे और इधर आगे आपको मामला DPO साहब ने क्या अपडेट किया, क्या अभी तक क्या अपडेट किया? बिल्कुल जी, CM मरियम नवाज साहिबा ने मुझे ख़ुद हिदायत की कि आप वहाँ जाएँ और जो ख़ास तौर पर वालिदैन हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनके साथ मिलें, उनकी दिलजोई करें। तो मैं इसीलिए हाज़िर हुआ इनको ये यकीन दिलाने के लिए कि हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, हमें उनके दुख का एहसास है। बहुत बड़ा अलमिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। जो बात काबिल तारीफ़ है उसका भी एतराफ़ करना चाहिए। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सारे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिए, वो इस वक्त तहवील में हैं और उनके ऊपर जो दफ़ात भी वो लग चुकी हैं और बस अब एक जो है फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो उसके बाद फिर मज़ीद कार्रवाई होगी। लेकिन इंसाफ हो रहा है, इंशाल्लाह हर सूरत होगा। पुलिस ने कोई अपडेट दिया आपको अभी तक? उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट जी किया है? बिल्कुल। इन दिनों में क्या यहाँ एक तो मैं पिछले 3-4 दिनों से DPO साहब के साथ मुसलसल रब्ते में था। CM साहबा ख़ुद रब्ते में थी। रात को हमारी 12 साढ़े 12 तक इसके ऊपर गुफ्तगू होती रही, मैं उनसे रिपोर्ट लेता रहा। और अभी यहाँ आने से पहले भी हमारी कोई 1.5 घंटे की वहाँ ब्रीफिंग हुई है DPO ऑफिस में, कचहरी में। तो इसके ऊपर अपडेट्स आ रही हैं। जैसे DPO साहब ने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स होती हैं वो पब्लिकली इस तरह आम शेयर नहीं की जा सकती, उसमें हसासियत होती है। केस को ना सब बड़ा क्लोजली जी बिल्कुल 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 आपके पॉलिटिशियन सारे बिल्कुल इस पे बड़ा गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं बिल्कुल कि इन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाएं, CCD के हवाले करें, हालांकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल। देखें, इसमें गम गुस्सा सबको है, हमें भी है। हमारी बच्ची थी वो, बहुत ये बड़ा अलमिया सानिया है और CCD के हवाले सब ने हमें एक कायदे कानून से हमने चलना होता है। एक प्रोसेस है, एक लॉ है, उसके मुताबिक चीज़ें चलनी होती हैं। ये जंगल तो नहीं है कि जो है जो हम चाहें जैसे चाहे वैसे हो जाए। कायदे कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेज़ी से हो रही है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि CM साहबा का इसके ऊपर ज़ाती इसके ऊपर तवज्जो है और इंशाल्लाह उसी का ये नतीजा है कि इतनी जल्दी बंदे गिरफ़्तार भी हो गए। मैं यहाँ आपके सामने आपके दरमियान हूँ, तो इंशाल्लाह जल्द आपको अपडेट देंगे। कब तक आउटपुट आएगी इस केस की? कब हम ये इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन। नाज़रीन, इस वक्त DHQ हॉस्पिटल झंग में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे 18 साला इशाल फातिमा को हालत गैर में लाया गया और उसके बाद उसकी जो डेथ हुई वो इसी हॉस्पिटल में हुई। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर झंग शरीफ ताहिर साहब मौजूद हैं। जनाबे वाला, पूरे पाकिस्तान में इशाल फातिमा के लिए उसके हक़ में आवाज़ बुलंद की जा रही है, इंसाफ की डिमांड की जा रही है, जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की बातें की जा रही हैं। ये कहानी का एक रुख है। कहानी का दूसरा रुख क्या है? आप यहाँ के मुकामी हैं, आपने सारा मामला कवर किया है, सारी खबरें आपने दी हैं। क्या हकीकत है? कहानी शुरू से ज़रा बताएं, मामला है क्या? इशाल फातिमा का केस है क्या? जंग के इलाका सुल्तान कॉलोनी की रिहायशी इशाल फातिमा 4 जून को 11वीं क्लास की इम्तिहान देने के लिए रोल नंबर स्लिप लेने के लिए गई, लेकिन वो घर वापस ना आई। गई कैसे? वो गई रिक्शे पे खुद गई थी। खुद गई है? और जैसे बातें चल रही हैं कि उसको किसी ने पिक किया, ऐसा कोई मामला? वो खुद गई थी। अच्छा, फिर जब वो घर वापस ना आई तो वालिदैन ने उसके नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बिल्कुल बंद था। जब बंद मिला तो उसके वालिद ने थाना सटर टाउन जंग में नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया और उसके लिए कोशिशें शुरू की, लेकिन
उसी शाम 7 जून को रेड कलर की एक कार में 3 अफराद उसे निजी अस्पताल में लेकर गए और वहां छोड़कर वो फरार हो गए। निजी अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक जब उन्होंने चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो था और उसे उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। जब पुलिस को इतला दी तो पुलिस ने रेस्क्यू 1122 की मदद से उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग में मुंतकिल किया। अच्छा, यहाँ ले आए आप? जी यहाँ ले। अच्छा, बीपी लो था या हाई था? बीपी लो था। बीपी लो था। अच्छा, जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में लेकर आए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद 4-5 घंटे के बाद सोमवार की सुबह वो फौत हो गई। जब अपने घर से रोल नंबर स्लिप लेने हफ्ते को गई थी? 4 जून को। 4 जून को गई थी, जुम्मे के रोज़ जी। और उसके बाद 5 हफ्ता 6 इतवार और 7 जून पीर आ गई। हाँ जी, 7 जून को वो निजी अस्पताल में उसे पहुंचाया गया। अच्छा, जब वहां पहुंचाया गया 7 जून के बाद उसे रेस्क्यू 1122 की मदद से DHQ हॉस्पिटल जंग पहुंचाया गया। अच्छा। रात को जी। अच्छा, और सुबह उसकी फौत हो गई जी। 7 जून को पीर को सुबह यहाँ इंतकाल कर उसके घर वालों को तब तक पता चल चुका था? उनको रात को पता चल, जब यहाँ की रात को पता चला, यहाँ हॉस्पिटल पहुंची तो उनको पता चल गया था। अच्छा, अच्छा बताइएगा कि इशाल फातिमा के साथ ज़्यादती हुई थी, क्योंकि जो असल डिमांड की जा रही है कि ज़्यादती के बाद लड़की को 3 लड़के हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए। क्या इशाल फातिमा के साथ ज़्यादती हुई थी? मेडिकल रिपोर्ट जो इधर DHQ हॉस्पिटल से जारी की गई है उसके मुताबिक ना उसके साथ ज़्यादती की गई, ना ही कोई उसके जिस्म पर कोई निशानात थे जी। कोई तशद्दुद के निशानात नहीं थे जी, तशद्दुद के निशानात भी कोई नहीं। ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, कोई ऐसे निशानात? कोई ऐसे निशानात। तो वो इशाल फातिमा हालत हैज़ में थी जब लाई गई, क्योंकि उसके वो इस वजह से वो ये क्या सराहियाँ की गई कि उसके साथ ज़्यादती हुई? ये भी बताया जा रहा है कि जब वो वहाँ पहुँची है वो हालत हैज़ में थी, लिहाजा उसके साथ ज़्यादती नहीं की गई, वो अपनी मर्ज़ी से गई थी जी। अपनी मर्ज़ी से कहाँ गई थी? अपने दोस्तों के साथ। उधर क्या मामला हुआ? वो दोस्तों के साथ कोई पिल पार्टी चल रही थी, पिल की है, मामला क्या हुआ? थोड़ा खुल के बताया, आवाम जानना चाह रही है। आवाम के दिनों में बड़ी क्या सलाहियाँ चल रही हैं, लोग अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ना, खलीलुर रहमान के साथ इनके तल्लुकात थे, उसके पास गई और वहाँ इन्होंने पिल्स जो है ये कैप्सूल या नशे की जो है पिल की पार्टी पिल्स जी है ना, वो कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल किए, जिस वजह से उसकी हालत ख़राब हुई, फिर उसे निजी अस्पताल में पहुँचाया गया था। अच्छा, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि उसने पार्टी पिल्स की है? ये आपको कैसे पता लगी? ये जो हमें सारी रिपोर्ट मिली है ना जी, पुलिस ज़राए के मुताबिक भी पता चला है। अच्छा, कि उसके साथ उन्होंने ये पार्टी की है, ज़्यादती नहीं हुई। ज़्यादती नहीं हुई, पार्टी पिल्स की थी। आपके पुलिस के ज़राए ने आपको ये बताया? और क्या क्या पता चला है कि पहले भी पार्टी करती थी, या पहले उसका क्या रिकॉर्ड क्या था, पहले की क्या हिस्ट्री क्या है इशाल फातिमा की? कहा जाता बड़ी पढ़ने वाली बच्ची थी, हकीकत क्या? बताया ये जाता है कि ये लड़की पहले भी नशा करती थी। कौन सा नशा करती थी? ये पिल्स वगैरह और ऐस वगैरह इस्तेमाल करती थी। पार्टी पिल्स और वो पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हुई थी, जो रिपोर्ट्स आई और जो आपको ज़राए ने बताया, और आइस का इस्तेमाल करती थी वो? ज़राए से ये मालूम हुआ है अच्छा, कि ये लड़की पहले भी आइस और पिल्स वगैरह इस्तेमाल करती थी, और कुछ दिन पहले तकरीबन 2 माह कबल पहले भी ये घर से चली गई थी। अक्सर व बेशतर ये घर से चली जाती थी। कितने दिन के लिए? वालिदैन को सारा इल्म था कि बेशक ये हफ्ता अपनी सहेलियों दोस्तों के साथ रह के आ जाती थी। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि ये पार्टी करने की इशाल फातिमा आदी थी, और जैसा क्लेम किया गया उसके घर वालों की तरफ से कि ज़्यादती हुई है, तो ज़्यादती का कोई मामला नहीं है। ज़्यादती का कोई मामला नहीं इसमें। और पार्टी पिल्स में ओवरडोज की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है। ये पार्टी पिल्स में ओवरडोज की वजह से ही यहाँ बात हुई है। मुल्ज़िमान के जो इब्तदाई बयान हुए हैं उनमें इन्होंने क्या कहा है? उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हमने एक पार्टी ज़रूर की है। अच्छा। लेकिन इस बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई। अच्छा, पार्टी कर रहे थे? जी, पार्टी। और उन्होंने इसमें इतराफ़ किया है कि पार्टी में इस लड़की की तबीयत बिगड़ी? पुलिस राय से ये पता चला है कि जो पिल्स का सामान वगैरह ये भी बच्ची खुद लेके गई है। ये मुल्ज़िमान का कहना है। मुल्ज़िमान के ज़राए के मुताबिक ये जो पिल्स वगैरह हैं ये बच्ची खुद लेके गई। यह नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब अहमद बाजवा साहब। सर, एक नौजवान लड़की, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, पूरा पाकिस्तान उसके हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और
दिन ब दिन जो ज़्यादती के वाक़यात हैं वो बढ़ रहे हैं, इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कानूनी राय क्या? वो जो वाक़या हुआ है वो मेरी नज़र से गुज़रा है, उसमें मुख्तलिफ राय हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि वो लड़की घर से निकली किसके साथ, क्या वालिदैन ने उसको जाने की इजाज़त दी थी या नहीं। अगर वो बच्ची जिस तरह आजकल का हमारा जो दौर चल रहा है, जो मुआशरे के अंदर फिफ्थ जनरेशन हम जिसको कहते हैं जी, और इसमें एडवांस और लिबरलपन का होना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो इन हालात में अब पहले तो ये डिटरमिन करना होगा क्या लड़की अपनी मर्ज़ी से घर से गई थी या उसे लड़के लेके गए थे, या लड़कों ने अगवा किया है, या लड़कों ने उस पर तशद्दुद करके या उससे ज़्यादती करने की कोशिश की है। ये बातें सारी जो हैं, ये है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसको डिटरमिन करना है इस पे, क्योंकि जो वो लड़की के साथ हुआ है, जिस तरह के वाक़यात अखबारात या सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उसमें भी ये मैं आपको बता दूं, ये एंटी रेप एक्ट 2022 बना है इस तरह के केसेस के लिए। अच्छा। अब तो यहाँ तक आप नौजवान हैं, आप नौजवान साथी बैठे हैं, आप ज़बरदस्ती किसी लड़की को या किसी खातून को हाथ भी लगाते हैं तो उसमें भी उम्र कैद है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एंटी रेप एक्ट के तहत अब कानून इतना सख्त कर दिया, उस अमेंडमेंट हो गई है 376 और 375 में। उस अमेंडमेंट के तहत ख़वातीन को हकूक़ बहुत ज़्यादा मिल गए हैं। इन हकूक़ मिलने के बावजूद अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि फैसलाबाद में वो जो शेख दानिश था जिसने एक तालबा के साथ ज़्यादती की कोशिश की और उसकी वीडियो बना के वायरल की थी 2-3 साल पहले जी, उसको अदालत ने सज़ा दी है, 5 साल सज़ा दी है उसको। अब वो दौर नहीं रह गया, अब है हमारा मॉडर्न दौर। मॉडर्न दौर के अंदर हर हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। अब उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है ये तफ्तीश के अंदर आएगा। कहते हैं कि जी पहले उसको एक अस्पताल ले गए, अस्पताल वालों ने उसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। अब ब्लड प्रेशर हाई होने की जो वजूहात आजकल के दौर में हैं वो है आइस और पिल्स या टैबलेट जो डांस करने के लिए लड़के लड़कियां खाते हैं जी, वो उससे स्टेमिना बढ़ जाता है और सारी रात वो डांस ही करते रहते हैं। इन हालात में इस तरह की पिल्स ममनुआ है। आइस तो सख्ती से ममनुआ है ना, वो तो जुर्म है, पीना ही जुर्म है, रखना और पीना जुर्म है। अब ये देखना ये है कि क्या उस लड़की ने आइस पी है या पिल्स खाई हैं, या वो पिल्स कौन सी थी जो क्या कानून के मुताबिक वो खा सकती थी या नहीं खा सकती थी। ये अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको ज़बरदस्ती करवाई गई है, ज़बरदस्ती, ये बातें सारी तफ्तीश में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देखेगा। अब जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आएंगी तो ये एक विसरा होता है हमारा जिस्म का, जिसमें गुर्दा, जिगर, लीवर और मैदे का एक पीस जो है वो लेबॉर्ट्री जाता है। लेबॉर्ट्री की एक रिपोर्ट आती है, उसमें वो बताती है कि इसमें क्या क्या खाया था मरने से पहले। अच्छा, वो सारी की सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि इसने पिल्स ली थी, इसने आइस ली है, इसने कोई नशा लिया है या इसने क्या किया है। फिर ये डिटरमिन करना कि क्या उसने खुद लिया था या उसे ज़बरदस्ती दिया गया था। अच्छा, ये हालात व वाक़यात से साबित होगा। फिर वो जब दूसरे हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे जाके उसके घर वालों को पता चला, तो उसके घर वालों को भी अगर उन्होंने उनको मुकदमा दर्ज करवाया है तो एंटी रेप एक्ट के तहत ही हुआ होगा। उन्होंने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था सैटेलाइट टाउन में ना पहले। नहीं, वो जो अगवा हुआ है पहले, जो अगवा का मुकदमा उसी में वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, वो 302 है वो उसी में आ जाएगा, क्योंकि जो इब्तदा जिस मुकदमे की होती है वो आखिर भी उसी मुकदमे की उसी थाने में ही होगी जी। अब वही थाना जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर हैं जो इस तरह की तफ्तीश कर सकते हैं। मॉडर्न डिवाइसेस पे उनका बहुत अबूर हासिल है। मेरे चंद ऑफिसर से समटाइम आपने देखा होगा, हम हाई कोर्ट बैठे होते हैं, पुलिस वाले भी बैठे होते हैं, आपस में गपशप कर रहे होते हैं। हमारी गपशप यही होती है कि आजकल जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनको आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं और किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो केस है ये सारा मॉडर्न डिवाइसेस का है। सारा मामला पेश आया, अभी तो मतलब इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादती साबित नहीं हुई, मेडिकल रिपोर्ट में कोई ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले और घर वालों की तरफ से क्लेम किया गया था कि ज़्यादती हुई है। अब देखिए, ज़्यादती की इकसाम है, जो नई अमेंडमेंट आई है एंटी रेप एक्ट में 375 और 376 में, मैं समझता हूँ ये जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ है, अब पुलिस को चाहिए कि वो जल्द से जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके कानून के मुताबिक 15 दिन के अंदर इन्होंने चालान सबमिट करना होता है।
अब अगर ये चालान सबमिट करते हैं तो कोर्ट फिर आगे पाबंद है 4 हफ्ते के अंदर इसका फैसला करने की। तो मैं समझता हूँ कि अगर लड़की के साथ ज्यादती हुई है तो उसे बहुत जल्द इंसाफ मिल जाएगा। अच्छा, इंसाफ का जो पैमाना आजकल चल रहा है पाकिस्तान में, पंजाब में खासकर, वो ये है कि CCD बंदे पार कर देती है। तो अगर ये जो 3 नौजवान हैं जिनका नाम आ रहा है सारे मामले पर, तो अगर आपको लगता है कि अगर उन्हें CCD कल परसों आर पार कर देती है तो फिर ये मामला आपको क्या लगता है कि इंसाफ होगा? क्योंकि अभी तक कोई बज़ाहिर शवाहिद कोई मिले नहीं है। बज़ाहिर जो है देखे ना, 2 तरफा कहानी चल रही है। एक लड़की खुद गई है को फंक्शन अटेंड करने लड़कों के साथ। एक कहानी ये है कि लड़के उसे ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। अब ये तफ्तीश में सारी बातें आ जाएंगी जी। अब जहाँ पे वो लड़की गई है वहाँ पे और लड़कियाँ भी होंगी और लड़के भी होंगे जी, वो भी शामिल तफ्तीश होंगे सारे। तो उनको असल हक़ाइक़ जो है वो पुलिस को बताने चाहिए। तो सारे अगर वो उनकी रजामंदी से लड़की आई है, इसमें उनकी बचत है। अगर उन्होंने ज़बरदस्ती की है तो फिर उनकी बचत नहीं है, फिर अगवा बराए तावान में भी उनको सज़ा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उस लड़की को ब्लैकमेल किया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको दूसरी अगर अंदाज में देखा जाए दूसरी तरफ से, तो यही है जैसे किसी को जहर देना हो। अच्छा, अगर सर हम एक कहानी का दूसरा रुख देखते हैं, लड़की अगर अपनी मर्ज़ी से गई है और लड़की ने अपनी मर्ज़ी से पील की है और पील की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई है और लड़के उसको रेस्क्यू करने के लिए हॉस्पिटल लेके गए और फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गए और फिर लड़के उसकी, क्योंकि सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और लड़के पैनिक करके और उसको छोड़ के चले गए। उनकी दोस्त ही थी वो और वो उनको छोड़ के चले गए। तो इस सारे मामले में लड़के कसूरवार है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान तो डिमांड कर रहा है कि उन लड़कों को सज़ा दी जाए, उनको मार दिया जाए, CCD उनको पार कर दे। इस किस्म के बड़ा सेंसिटिव सा ये टॉपिक चल रहा है इस टाइम। देखिए, किसी पाकिस्तान के तमाम लोगों के कहने पे या किसी और के कहने पे सज़ा नहीं होती, सज़ा होती है कानून के मुताबिक। लेकिन CCD आजकल ऐसी सज़ा दे रही है, मैं गुजारिश करता हूँ, कुछ भी हाईलाइट होता है अब जैसे वो लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो अपनी मर्जी से गई है। जो एक कहानी ये है, हाँ जी, सेक्शन 338 पाकिस्तान पीनल कोड, फार्मिकेशन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से सलाह से लड़कों के साथ जाती है तो वो भी उतनी ही जुर्मदार है जितने लड़के ज़िम्मेदार होंगे। अच्छा, इन हालात में फिर देखना होगा कि लड़के क्या उस जुर्म के तहत अंदर आते हैं, 302 के अंदर आते हैं। अब उनकी उठा के अस्पताल ले जाना, एक अस्पताल फिर दूसरे अस्पताल, यहाँ तो नीयत बिल्कुल क्लियर है कि उनकी उसको कत्ल करने की नीयत नहीं थी। देख ना, ये भी एक इरादा जो है कत्ल, देख 302 जो है कत्ल अमद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अमदन कत्ल करना, यानी कि जानते बूझते हुए किसी को जान से मार देना। तो इन हालात में उसकी डेफिनेशन में पहले आना ज़रूरी है। 302 नहीं आती तो वह 338 तो है ही, उसमें 5 साल सज़ा है। लड़कों को फिर भी सज़ा 5 साल लाजमन होगी। अच्छा, हाँ, किस कानून के तहत? 338 पाकिस्तान पीनल कोड का है। अच्छा, उसके तहत ये लड़के लड़कियां अगर कोई सलाह मर्जी से हम हर मशवरा होकर पार्टी करते हैं तो ये दफ़ा उनके लिए। अच्छा जी हाँ, और लड़की की तबीयत बिगड़ी और जो भी मामला हो, लड़की की तबीयत अगर बिगड़ गई है या किसी की भी बिगड़ गई है तो वहाँ पे ममनुआ अशिया इस्तेमाल होंगी। अब देखें ना, अगर आइस है कानून के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक, पिल्स खाना, ममनुआ पिल्स, ये भी एक जुर्म है, और जिसने दी हैं, जहाँ से उन्होंने ख़रीदी हैं, वो भी इसमें बराबर के शरीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अगर लड़के कसूरवार ठहरते हैं, इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आती है, तो क्या उनको जैसा डिमांड कर रहे हैं CCD, अगर CCD कुछ कर देती है तो क्या ये जस्टिफाई होगा? मेरे ख्याल में ये केस इतना हाईलाइट हो गया है जी। CCD तो पहले जो FIR होती थी, ये होती थी कि जब नाके पे खड़े थे तो मुल्ज़िम वहाँ से गुरे, उन्होंने फायरिंग की, हमने ही फायरिंग की, वो अपनी साथी की फायरिंग से लाख हुए, या वो मौजा लगाया हुआ था, वो चल गया नेफे में, वो चल गया और बंदा मर गया। अभी मैंने आपको एक मिसाल दी, जैसे वो टांगे तोड़ने वाली मिसालें शुरू हो गई। पहले बंदा मार प्रोग्राम था CCD का, आजकल टांगे तोड़ प्रोग्राम है कि जी ये छत से गिर गया था या ये पुलिस पार्टी को देख के भागा है तो इसका एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल का, तो इसकी टांग टूट गई। तो इस तरह के बहाने बना के मुख्तलिफ़ किस्म की FIR दे रहे हैं, जिस पर मैंने आपको बताया पहले प्रोग्राम में कि इस पर हाई कोर्ट ने बड़ा सीरियस नोटिस दिया हुआ है। इस पर 3 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया गया है
तो वो ये डिटरमिन करेगा इन केसेस की तफ्तीश जो है वो जुडिशल अफसर करेंगे, इंक्वायरी जो है, या FIA के अफसरान करेंगे। अगर इस सारे मामले पर CCTV अपना कोई रोल अदा करती है और साथियों की फायरिंग से ये नौजवान मर जाते हैं, तो फिर मामला आपको क्या लगता है कि इंसाफ होगा? नहीं, मेरे ख्याल में इन नौजवानों के घर वालों के जितना मामला हाईलाइट हो चुका है उसके बाद CCD ये काम नहीं करेगी, ना ही उसको करना चाहिए। नाज़रीन, कहानी का दूसरा रुख क्या है, पसे पर्दा हकीकत क्या है, इस प्रोग्राम में आपको बताने की भरपूर कोशिश की। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और मुझे प्रोग्राम पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।